चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हमने पिछले क्लास में लाइन्स एंड एंगल का एक पार्ट हमने पढ़ा था, लीनियर पेयर एक्सियम, और उससे जो रिलेटेड थ्योरम था हमने उसके बारे में पीछे किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैरेलल लाइन्स से रिलेटेड है, समांतर रेखा से संबंधित है। तो पहले पैरेलल लाइन के संदर्भ में जो इनग्रेडिएंट है उसको तैयार कर लेते हैं, मतलब कुछ कुछ टर्म और कुछ कुछ डिफिनेशन को हम कलेक्ट कर लेते हैं ताकि इसका हम यूज करके पैरेलल लाइन को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ कुछ डिफिनेशन के साथ। पहला जो हमारा डिफिनेशन है, पहला जो टर्म है वो है इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो, इस अप्रतिच्छेदी रेखाओं को समांतर रेखा भी कहते हैं। यही हमारा टॉपिक भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब किस तरह के लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे और किस तरह के लाइन को नॉन इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन से शुरुआत करते हैं, दिक्कत नहीं। देखो बाबू, एक मिनट आप इसको देखिए। तो इसको आगे करते हैं। अब देखिए, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन का, प्रतिच्छेदी रेखाएं का कुछ डिफिनेशन है। तो किस तरह के रेखा को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, किस तरह के लाइन को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, इसके बारे में करते हैं। देखो बाबू, दो रेखाएं प्रतिच्छेदी कहे जाएंगे यदि टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ, क्या कंडीशन है इसमें? दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या कहता है कि दे आर कोप्लेनर, वो एक ही तल में होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि दे आर कोप्लेनर का क्या मतलब है? मतलब वो एक ही तल में है। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखो, आप अपने कमरा में बीच में खड़े हो गए तो आपके आसपास चार दीवार दिखाई देगा, 4 वॉल्स दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। आप दो वाल को सेलेक्ट करते हैं। कैसा? तो आपके फेस के तरफ जो वाल है, एक ऐसे दीवार को सेलेक्ट करते हैं, दूसरा आपके पीछे जो दीवार है उसको सेलेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि एक लाइन आप अपने फेस के तरफ वाले दीवार पर लेते हैं और दूसरा लाइन आप अपने पीछे के दीवार पर लेते हैं, तो ये दोनों लाइन अलग अलग दीवार पर है। इसका मतलब ये दो लाइन अलग अलग प्लेन में हैं, अलग अलग पृष्ठ पर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के लाइन को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन में कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, ये हमारे डिस्कशन के बाहर का चीज है। तो किस तरह के लाइन को इंटरसेक्टिंग कहेंगे? यदि हम जो पीछे वाला लाइन लिए उसको भी यदि सामने वाले दीवार पर ले लें, मतलब दोनों लाइन को या तो सामने वाले दीवार पर ले लिए या तो पीछे वाले दीवार पर ले लिए, तब यह लाइन कोप्लेनर हो जाएगा, एक ही प्लेन में आ जाएगा। अब इसके इंटरसेक्टिंग होने और नहीं होने के डिस्कशन को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला कंडीशन है कि यह एक ही प्लेन में होना चाहिए, कोप्लेनर। और मैं विश्वास करता हूं कोप्लेनर का मतलब आप समझ रहे हैं, एक ही बोर्ड पर हो जाना, एक ही दीवार पर होना, ये कोप्लेनर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कंडीशन क्या है? क्या कोप्लेनर होना इंटरसेक्टिंग होने का गारंटी देता है? तो बिल्कुल नहीं। दूसरा कंडीशन क्या है कि दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। कितना पॉइंट पर? एक पर। और लाइन, दो रेखाएं का मतलब दो डिस्टिंक्ट लाइन का हम बात कर रहे हैं, दो अलग अलग रेखाएं की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब इसका डिफिनेशन क्या हुआ कि दो रेखाएं इंटरसेक्टिंग कहे जाएंगे। पहला कंडीशन, दे आर कोप्लेनर, वो एक ही तल में हो, एक ही पृष्ठ में हो। और दूसरा कंडीशन है कि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो। देखो, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। जैसे देखो, यहां पर एक लाइन दे रखा है, मैं अगले पेज में बताता हूं। देखो, ये दो लाइन है, और एक चीज मैं अभी आपको बताता हूं। हमने लाइन के लिए जो सिंबल अडॉप्ट किया था, आपको याद होगा, हम बताए थे कि यदि ये एक लाइन है तो इस पर दो पॉइंट कंसीडर कर लेंगे और इसको हम लिखेंगे कि ए बी एक लाइन है। देखो, अब एक शॉर्ट सिंबल भी हम यूज करेंगे, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन में यूज करेंगे। जैसे ये एक लाइन है, इसके लिए हम बोल दें कि ये लाइन का नाम एम है, मतलब एम इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन इस लाइन को। याद रखना
लाइन के रिप्रेजेंटेशन में हम स्मॉल लेटर का यूज कर रहे हैं, एम एन इस तरह का, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो लाइन दे रखा है एम और एन, पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है कि एक ही प्लेन में है, मतलब यह हमारे बोर्ड पर एक ही बोर्ड पर है। और दूसरा इसका एक इंटरसेक्शन मिल रहा है, यदि इस पॉइंट का नाम पी दे दें, कैपिटल पी, पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो हमको एक पॉइंट मिल गया पी जो इसका इंटरसेक्शन है। देखो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पहला कि यह कोप्लेनर भी एक ही प्लेन में है, और दूसरा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से इस पर आते हैं, देखिएगा। अच्छा बताओ तो क्या ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा? इसका नाम एम दे रहे हैं और इसका नाम एन दे रहे हैं। देखो अभी देखने से तो ये कहीं इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या ये इंटरसेक्टिंग नहीं होगा? नहीं। देखो इंटरसेक्टिंग होना और नहीं होने का मतलब है कि यदि आप उसको इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करते हैं और इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करने के बाद कोई इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, तब वो इंटरसेक्टिंग नहीं है। और यदि इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करने के बाद यदि कोई इंटरसेक्शन मिल रहा है तो लाइन इंटरसेक्टिंग है। मतलब ज्यों ही इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड किए और इसको आगे किए तो हमको एक पॉइंट इंटरसेक्शन मिला, दिस। अब ये लाइन एम और एन जो है यह इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। इंटरसेक्टिंग का मतलब समझ रहे हैं कि एक ही प्लेन में होना चाहिए और एक इंटरसेक्शन मिलना चाहिए यदि इस दोनों लाइन को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करें। अनंत तक यदि लाइन को हम बढ़ाते हैं तब यदि कोई इंटरसेक्शन मिल रहा है तो हम लाइन को इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, अदरवाइज नॉन इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, उसका मैं आगे बताऊंगा। इसमें एक चीज और ध्यान में रखिए कि यहां जो लिखा हुआ है वो लिख रहा है कि कितना हमको इंटरसेक्शन चाहिए, 1 पॉइंट हमको मिलना चाहिए, एक पॉइंट पर इंटरसेक्शन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना बिंदु पर, तो एक बिंदु पर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां एक क्वेश्चन बनता है कि क्या दो लाइन सिर्फ एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है क्या, या मोर देन 1 बिंदु पर इंटरसेक्ट कर सकता है, मोर देन 1 पॉइंट पर वो प्रतिच्छेदी हो सकता है या नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिफरेंट लाइन, दो भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है। मतलब दो डिस्टिंक्ट लाइन लिया, वो डिस्टिंक्ट लाइन कितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, मैक्सिमम कितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ये पूछ रहा है। मतलब हमने तो अभी देखा कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट पी यदि मान लेते हैं, तो अब क्वेश्चन है कि क्या मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा इसका, मतलब क्या ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, 3 पॉइंट पे कर सकता है, 4 पॉइंट पे कर सकता है। तो इसका आंसर है कि नहीं, 4 पॉइंट पे 2 पॉइंट पे नहीं कर सकता है, यदि दो डिस्टिंक्ट लाइन है। लेकिन इसको कैसे दिखाएंगे, देखो इधर यदि हम एक लाइन ये लिए, दो तरह से हम इसको दिखाते हैं। एक तो हम अपना समान समझदारी का यूज करेंगे और दूसरा मैथमेटिक्स का हम यूज करके बताएंगे। तो मैं दोनों से बताता हूं। जैसे एक लाइन है, इसका नाम हमने m दिया, और दूसरा लाइन यदि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो इंटरसेक्ट कर रहा है ना 2 पॉइंट पर, कोई दिक्कत नहीं, 2 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो है लाइन यदि इसका नाम n दे, तो क्या यह स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक सरल रेखा है? नहीं है। मतलब इंटरसेक्ट तो कर रहा है लेकिन सरल रेखा नहीं है। यहां से पता चलता है कि यदि एक सरल रेखा लें तो वो दो लाइन, यदि दोनों स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये तो सामान्य समझदारी है। दूसरा मैथमेटिक्स का अप्रोच करके हम कैसे बताएंगे, तो मैंने आपको यूक्लिड का पोस्टुलेट्स बताया था, यूक्लिड का अभिधारणा बताया था, और उसमें मैं ये बताया था कि 2 पॉइंट से एक और केवल एक, मतलब यूनिक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं यदि 2 डिफरेंट पॉइंट गिवन है। तो मतलब क्या करेंगे, हमको दिखाना है कि लाइन का अधिक से अधिक एक ही इंटरसेक्शन है। तो मैं शुरुआत करूंगा कि नहीं, लाइन का मोर देन 1 इंटरसेक्शन है। अच्छा, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब विरोधाभास से किसी चीज को प्रूव करना। और इसमें जो मानना है उसके निगेशन से शुरुआत करते हैं। मतलब हमको दिखाना है कि एक ही, अधिक से अधिक एक ही इंटरसेक्शन होगा। तो मैं शुरुआत करूंगा कि मोर देन 1 इंटरसेक्शन पॉसिबल है, 2 इंटरसेक्शन से मैं शुरुआत करूंगा और कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दूंगा। देखो कैसे करते हैं। हमने माना कि ये लाइन है m और ये लाइन है n। अब ये लाइन m और n
दो अलग अलग पॉइंट पर, एक पॉइंट का नाम P दे दिया, एक पॉइंट का नाम Q दे दिया, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इसका क्या मतलब कि M भी P और Q से पास कर रहा है और ये N भी P और Q से पास कर रहा है, तब तो ये दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और यदि हम यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को याद करें तो दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकता है। मतलब अब जो ये लाइन M और N है, ये M और N अलग अलग लाइन रहा ही नहीं, ये लाइन एक ही हो गया। क्यों? क्योंकि यूक्लिड कहता है कि हम यूनिक लाइन, मतलब एक और केवल एक लाइन दो पॉइंट से हम पास करवा सकते हैं। और मेरा एजम्पशन क्या था कि ये दोनों लाइन अलग अलग है, और हमको मिला क्या कि ये दोनों लाइन सेम ही हो गया। मतलब अब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहां पर क्या कंक्लूड कर पाए बाबू कि किसी भी लाइन का अधिक से अधिक एक ही इंटरसेक्शन हो सकता है। यदि डिस्टिंक्ट लाइन ले लेंगे तो, अलग अलग लाइन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो इंटरसेक्शन पॉसिबल है। अभी मैं बताऊंगा जीरो इंटरसेक्शन के लिए क्या कंडीशन है। लेकिन टू इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है, थ्री इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है, फोर इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो हमारा क्या कंक्लूजन आया, कितना मैक्सिमम इंटरसेक्शन हो सकता है? मैक्सिमम 1। अब अगले डिफिनेशन पे चलते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको। देखो बाबू, अब जो हमारा डिफिनेशन है वह नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का है। अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब समांतर रेखाएं। देखो यही हमारा टॉपिक है, पैरेलल लाइंस। क्या कंडीशन है पैरेलल लाइंस के लिए, उसको करते हैं। देखो बाबू, कहता है कि दो रेखाएं समांतर कहे जाएंगे यदि क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन वो एक ही तल में हो, ये तो मैं बताया था तल का क्या मतलब वो एक ही दीवार पे हो। कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब एक ही तल में होना हुआ। और दूसरा कंडीशन है कि वो दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, मतलब वो कभी किसी बिंदु पर नहीं मिलते हो। पहला कंडीशन कि वो कोप्लेनर होना चाहिए, और दूसरा उसका कोई इंटरसेक्शन नहीं होना। देखो यहां फिगर बना हुआ है, ये एक ही प्लेन में है और ये कहीं इसका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। कहीं इंटरसेक्शन नहीं होने का मतलब कि यदि हम इसको इनफाइनाइट एक्सटेंड करें और इनफाइनाइट एक्सटेंड करने के बाद भी कोई इंटरसेक्शन नहीं मिला, तब इस लाइन को हम लोग समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस बोलेंगे। जैसे देखो बाबू, अब ये देखो, ये एक लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है। ये लाइन M है और ये लाइन N है। अब ये लाइन पैरेलल कब होंगे? पहले तो एक प्लेन में है, पहला कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर लिया। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि इसको इनफाइनाइट एक्सटेंड करें, अनंत तक बढ़ा दें इधर और इधर दोनों तरफ, यदि कोई इंटरसेक्शन नहीं मिला, तब ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब समांतर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं। देखो, यदि हमने ये एक लाइन लिया और ये एक लाइन लिया, इस लाइन का नाम हम यदि M देते हैं और इस लाइन का नाम यदि N देते हैं, तो देखो जितना हम लिख के रखे हैं, बोर्ड पर स्केच किए हैं, वहां तक तो इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तो क्या मैं यह कंक्लूड कर सकता हूं कि यह लाइन पैरेलल हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग हुआ? तो नहीं। क्यों नहीं? इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग होने के लिए हम इनफाइनाइट एक्सटेंशन के बाद देखते हैं। मतलब यदि इस लाइन को हम इधर बढ़ा दें तो कुछ दूर जाने के बाद यह लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा। हमको यहां पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, मतलब अब यह लाइन पैरेलल मतलब समांतर नहीं रहा। कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी और समांतर रेखा के बारे में मैं समझता हूं कि आप समझ रहे होंगे। दोनों कंडीशन को बारीक से देखना है कि पहला कंडीशन क्या है कि एक ही प्लेन में होना चाहिए। यदि एक ही प्लेन में नहीं है तब वो पैरेलल है या नहीं है, ये हमारे डिस्कशन से बाहर का चीज है। और वैसे भी हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री को हम प्लेनर ज्योमेट्री कहते हैं। जहां पर भी दो लाइन का बात है ना, तो हमारा जो जनरल समझदारी है वो ये कहेगा कि लाइन एक ही प्लेन में होने वाला है। बार बार इसको हम कोप्लेनर लिखने का जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेफिनेशन को कलेक्ट करते हैं। एक चीज बताओ, अब ट्रांसवर्सल लाइन का आप डेफिनेशन पढ़े होंगे कई जगह, इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है ट्रांसवर्सल का? ध्यान से देखना है। ट्रांसवर्सल लाइन का क्या डेफिनेशन है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। अंडरलाइन करने वाला क्या चीज है
कि कैसा लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन, देखो यहां पर कोई कंडीशन नहीं दे रखा है कि यह पैरेलल का बात कर रहा है या इंटरसेक्टिंग का बात कर रहा है। ठीक, इस तरह का कोई बात, जनरल है ये। लाइन पैरेलल हो जाए फिर भी ट्रांसवर्सल का मीनिंग होता है, मतलब तिर्यक रेखा का मतलब होता है, और लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाए फिर भी तिर्यक रेखा का मतलब होता है। यानी जो हम अपने दिमाग में पहले से बैठाए हुए हैं कि तिर्यक रेखा का मतलब, ट्रांसवर्सल का मतलब सिर्फ पैरेलल लाइन के संदर्भ में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसवर्सल का मतलब एक जनरल अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है। क्या मतलब होता है वो लिखा हुआ है, देखो। A line which intersect two or more lines at कितना पॉइंट, दो अलग अलग, जहां मैं अंडरलाइन कर उसको ध्यान से देखना है कि दो अलग अलग पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करे, तब उसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। मतलब वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर, देखो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। मतलब मैं आगे बढ़ता हूं, इसको ध्यान से देखना है। देखो बाबू, ये दो लाइन है, ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग लाइन है, और मैं जान के इंटरसेक्टिंग बनाया कि तिर्यक रेखा का मतलब सिर्फ पैरेलल लाइन से तो होता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, ये लाइन M है और ये लाइन यदि N है, और इसका नाम यदि हम P दे देते हैं, स्मॉल p, लाइन को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। देखना ध्यान से बाबू, P दे देता हूं, तब ये P जो लाइन है, एक लाइन M को और एक लाइन N को एक पॉइंट P पर और एक पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करती है। और P जो है वो Q से अलग है ना, P Q एक नहीं है, मतलब ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तब L जो होगा यह ट्रांसवर्सल होगा, मतलब तिर्यक रेखा होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां जो अंडरलाइन करने वाला चीज है वह है कि भिन्न बिंदुओं पर, मतलब दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। दूसरा इसका मैं ये बताता हूं, देखो अब लाइन पैरेलल ले लिए फिर भी ये मीनिंगफुल है, ऐसा थोड़ी एक पैरेलल लाइन को मैं हटा दूंगा, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों मैं करूंगा भाई। देखो अब ये लाइन M है, अब ये लाइन का नाम N है और ये लाइन P है। फिर देखो देखो इसको, ये एक पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक पॉइंट B पर इंटरसेक्ट कर रहा है। A और B जो है वो एक ही पॉइंट नहीं है ना, अलग अलग पॉइंट है। बिल्कुल, ज्यों ही अलग अलग पॉइंट हुआ तो अब जो लाइन P है, ये लाइन ट्रांसवर्सल के भूमिका में है, मतलब अब ये लाइन तिर्यक रेखा है। कोई दिक्कत नहीं। तो तिर्यक रेखा के लिए मेन चीज क्या है, यह दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अच्छा बताओ बाबू, यदि मैं यहां पर डिस्टिंक्ट को हटा दूं, यदि इस मीनिंग को मैं हटा दूं कि अलग अलग पॉइंट पर नहीं, मतलब भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, तो क्या हमको मिलेगा, तो हम उसको करते हैं। चलो देखना है इसको ध्यान से। देखो बाबू, हम ये लाइन लिया, इस लाइन का नाम हम M दे रहे हैं, इसका नाम N दे रहे हैं। ये लाइन है जिसका नाम P है। अब ये लाइन M और N को, ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को ये नाम दे देते हैं। अब ये लाइन जो है P M और N को इंटरसेक्ट तो कर रही है, लेकिन किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर, और दोनों को A ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग पॉइंट A नहीं है, दिक्कत नहीं ना। तो क्या इस रेखा को ट्रांसवर्सल बोलेंगे। अब P ट्रांसवर्सल है क्या, तो मेरा आंसर है P ट्रांसवर्सल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला वह आइडेंटिकल मिला, डिस्टिंक्ट इंटरसेक्शन नहीं मिला। तब क्वेश्चन बनता है कि इस लाइन का, इस जो कलेक्शन ऑफ लाइंस है, जो रेखाओं का समूह है, इसको मैं क्या कहूंगा। तो अगला डिफिनेशन उसी का है, अब इसको ध्यान से देखिए। हाँ देखो बाबू, अब अगला डिफिनेशन है कनकरेंट लाइन का, मतलब संगामी रेखाएं। इसका क्या डिफिनेशन है, देखो 3 और मोर लाइंस इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए, मीट ईच अदर एट वन कॉमन पॉइंट आर टर्म्ड एज कनकरेंट लाइन। मतलब एक ही तल में 3 या उससे अधिक रेखाएं एक दूसरे से एक समान बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहलाती है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, मतलब समझो कि ये लाइन
ये लाइन और ये लाइन, ये तीन रेखा है, एम, एन और पी, यह तीनों रेखा है एक ही पॉइंट पर मिल रही है। पॉइंट का नाम यदि ए दे दें, कोई दिक्कत नहीं। अब यह लाइन एम, एन और पी यह कंकरेंट लाइन है, मतलब संगामी रेखाएं हैं। देखो ये तीन से अधिक भी एक्सटेंशन हो सकता है। यदि हम चौथा लाइन ले लिया, ऐसा ले लिया, इसका भी कुछ नाम दे दो, इसका नाम हम सी दे दिए, स्मॉल सी, फिर भी एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। तो इस तरह का जो भी लाइन होगा उसको ट्रांसवर्सल बोलना नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंकरेंट लाइन है, मतलब संगामी रेखा है। देखो इस डिफिनेशन को आप फिर से पढ़िए मैं थोड़ा हट रहा हूं बगल। आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान से देखना है। अब हम यदि दो लाइन है और उसका कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन हो रहा है, तब उसमें जो एंगल बनेगा तो उसका हम कुछ नाम देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान देना है कि यहां पर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन हो रहा है, जिस दो लाइन का हो रहा होगा वो लाइन पैरेलल भी हो सकता है और इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है। हमारे जो यहां बोर्ड पर दिख रहा है तभी ये लाइन पैरेलल दिख रहा है, ये लाइन ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो एंगल का नाम है वो सिर्फ पैरेलल लाइन के सेंस में नहीं है, किसी भी दो लाइन का यदि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन होगा। अब इस सेंस में भी जो एंगल बन रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना एंगल है हमारे पास और इसका हम नाम देने वाले हैं, चाहे वह लाइन इंटरसेक्टिंग हो या पैरेलल हो, किसी के सेंस में हो। मैं फिर बताना चाह रहा हूं कि एंगल का जो नाम देंगे वो सिर्फ पैरेलल लाइन के सेंस में नहीं है, इसका भी रिलेशन पैरेलल से नहीं, इसका भी मतलब अब्स्ट्रैक्ट है, जनरल मतलब है। दिक्कत नहीं बाबू, तो मैं शुरुआत करता हूं। इसको ध्यान से देखिए, मान लो कि लाइन ये P लिखा हुआ है, देखो M और N दो लाइन है और P जो है इसका ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास जो एंगल बना वो लिखा हुआ है। अब कुछ कुछ एंगल का पेयर करके उसका नाम देना शुरू करते हैं, और पहला जो नाम दे रहे हैं उसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का नाम देना शुरू कर रहे हैं, मतलब संगत कोण का नाम दे रहे हैं। देखो हमारे पास कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का लिस्ट है। देखो 1 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बाबू, 5 मिल रहा है। 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, तो 8 मिल रहा है। 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 6 मिल रहा है, मतलब 2 का संगत 6 मिल रहा है, और 3 का संगत 7 मिल रहा है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है बाबू कि इस एंगल का नाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्यों दिया, कोई दूसरा एंगल क्यों नहीं दिया? कुछ भी तो नाम दे सकता है इसका, तो कॉरेस्पॉन्डिंग ही क्यों दिया, मतलब संगत कोण ही क्यों नाम दिया? आप जनरल भाषा में संगति या संगतिया मतलब फ्रेंड, मित्र का तो बात करते होंगे। फ्रेंड आपका है, यदि आपका कोई मित्र है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपके साथ जरूर उसका कॉमन होगा, या तो एक साथ आपका पढ़ता होगा, या एक साथ जॉब करता होगा, या एक साथ वर्कआउट जिम जाता होगा, या एक साथ और भी बहुत सारा काम वो करता होगा। मतलब ये ए, यदि कोई दूसरा ए है, आपका संगति है, आपका दोस्त है, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी कॉमन जरूर होगा। उसी तरह से यहां जो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण का नाम दिए, तो यहां भी सेम प्रॉपर्टी है कि इसमें 1 और 5 में एक प्रॉपर्टी कॉमन है, मतलब ये 1 5 एक दूसरे का संगत है एक पर्टिकुलर सेंस में। 4 8 संगत है, 3 7 संगत है, 4 2 6 कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब संगत है। अब कैसा संगत है इस पे करते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा आप। देखो बाबू, यदि यह दो लाइन लिया, मैं एक बार नेमिंग देख लेता हूं कि किस सेंस में नेमिंग किया हुआ है। इसका नाम M दे रखे हैं, इसका नाम N दे रखे हैं, हमको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। देखो ये एक लाइन लिया और ये दूसरा लाइन लिया, और ये इसका ट्रांसवर्सल है। इसका नाम M दे देते हैं बाबू, इसका नाम N दे देते हैं, और इसका नाम P दे देते हैं। अब थोड़ा नेमिंग देख लेता हूं मैं। ठीक, नेमिंग कर देता हूं।
अब पीछे हम पढ़े कि 2 जो है वो 6 का क्रॉसपोंडिंग एंगल है, मतलब 2 का जो संगत कोण है वो 6 है। आखिर ऐसा क्यों? यदि इस दोनों लाइन को, एम को और एन को, इस पीक जो ट्रांसवर्सल है इसके साथ अलग अलग इंटरसेक्शन दिखाते हैं तो देखो हमको क्या मिलता है, ध्यान से देखना। तो हम इस लाइन एम को लिया, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, और इसका हम इंटरसेक्शन करवाए पी के साथ। देखना ध्यान से, अब हम दूसरा लाइन एन ले रहे हैं और फिर इसका इंटरसेक्शन करवा रहे हैं पी के साथ। ध्यान से देखना, ये एंगल 2 है और ये एंगल 6 है। 2 का पोजीशन बताओ तो। अच्छा देखो, ये लाइन, इसका अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ, इसका पोजीशन क्या है बताओ? ये इसके अपर पार्ट में है या लोअर पार्ट में है? तो अपर पार्ट में है, और ये भी इसके कैसा है? अपर पार्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, ये राइट हैंड के साइड है कि लेफ्ट हैंड के साइड? तो राइट के साइड। अब बताओ, ये राइट के साइड है कि लेफ्ट के साइड? तो राइट के साइड। देखो एक प्रॉपर्टी मिला कि यदि इस लाइन का अपर राइट एंगल ढूंढे, मतलब ऊपर और दाहिना साइड का, तो हमको एंगल 2 मिलता है, और एन का पी के साथ जब इंटरसेक्शन होता है इसका अपर राइट ढूंढते हैं तो हमको 6 मिलता है। इस कारण से 2 का जो संगत होगा, 2 का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं। यदि 1 और 5 का बात करें तो देखो 1 कहां है? यह अपर है लेकिन लेफ्ट है। अब 5 का बात करें तो 5 भी अपर है लेकिन लेफ्ट है। देखो दोनों का प्रॉपर्टी मैच कर गया ना, इसीलिए इसको कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत कोण कहते हैं। यदि हम 3 का बात करें तो यहां 3 है, ये किधर है? लोअर है और राइट है। इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा क्या होगा? 7 वाला। देखो ये भी लोअर है और राइट है, एक ही जैसा प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इसका नाम कॉरस्पॉन्डिंग है, संगत है, क्योंकि उसका गुण, उसका प्रॉपर्टी मिलता है। अब मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ रहे होंगे इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया। इसको थोड़ा देखिए, मैं हट रहा हूं। देखो बाबू, अब आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, तब रिकॉल हो जाएगा। फिर मैं कहता हूं, यहां तो लाइन पैरेलल दिख रहा है, लेकिन लाइन पैरेलल जरूर नहीं, लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है। फिर भी ये डिफिनेशन का यही मतलब होगा, मतलब जो एंगल का नेम दे रहे हैं उसका पैरेलल लाइन से कोई मीनिंग, पैरेलल लाइन से कोई संबंध नहीं है। वो डिफिनेशन अब्स्ट्रैक्ट है, जनरल डिफिनेशन है। अब बाबू थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। कुछ और एंगल को कलेक्ट करते हैं। अब अगला जो एंगल है वह को इंटीरियर एंगल है, सह अंतः कोण, कोई दिक्कत नहीं, और को एक्सटीरियर एंगल है, सह बाह्य कोण। इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं पार्टीशन करके, कैसे आप समझिएगा। जैसे देखो, ये 2 लाइन है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, और ये लाइन, इसका हम एम नाम देते हैं, इसका एन देते हैं, और पी इसका एक ट्रांसवर्सल है, स्मॉल पी है, कैपिटल मत समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप ट्रांसवर्सल को यदि हम इरेज करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब जो ये लाइन है इस सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो ये कैसा हुआ? इंटीरियर मतलब अंतः भाग। ये कैसा हुआ? मतलब बाह्य भाग। ये भी कैसा? बाह्य। ये तो पोजीशनिंग आपको समझ में आया कि लाइन के अंदर है तो इसको इंटीरियर, और लाइन के बाहर है तो एक्सटीरियर। इसमें तो बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। मैं एक चीज और बताता हूं, देखो ध्यान से बाबू। अब ये ट्रांसवर्सल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये एंगल, यदि इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 देते हैं, तो एंगल 3 और एंगल 6 यह इंटीरियर एंगल है या एक्सटीरियर एंगल है?
देखो ये लाइन के अंदर है, तो ये कैसा कोण हुआ? इंटीरियर एंगल, मतलब अंतः कोण। कोई दिक्कत नहीं। यदि हम एंगल 1 और एंगल 8 का बात करते हैं, तो देखो ये लाइन के इधर बाहर है और ये इधर बाहर है, तो ये अंदर हुआ नहीं, तो एक्सटीरियर हो गया, मतलब बाह्य कोण है ये। कोई दिक्कत नहीं ना? इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आ रहा होगा। अब जैसे कि हम एंगल 2 लिया और एंगल 4 लिया, देखो इसमें एक एंगल 2 तो बाह्य कोण है, बाहर है, एक्सटीरियर है, लेकिन 4 कैसा है? इंटीरियर है, अंतः है। तो आप इंटीरियर एक्सटीरियर को समझ पा रहे होंगे। तो एक पार्टीशन ऐसा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैं पार्टीशन करता हूं, ध्यान देना। जैसे देखो ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है। अब ये इसका ट्रांसवर्सल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ट्रांसवर्सल के सेंस में इसका हम पार्टीशन करते हैं, ध्यान देना। तो हम इस लाइन को हम इरेज कर लेते हैं, सिर्फ ट्रांसवर्सल को रखते हैं। आपको इमेजिन करना है कि ये लाइन है। अभी मैं इसको डॉटेड लाइन, या तो हम इसको ढक दिया या तो मैं इसको किसी और सोर्स से मैं इसको इरेज कर दिया या ढक दिया, जो समझना है आपको। देखो बाबू, यदि एंगल इधर है या इधर है, यदि एंगल इधर है तो एक ही तरफ तो है, और इधर एंगल है तो एक ही तरफ तो है। यदि ट्रांसवर्सल के किसी एक तरफ एंगल हो, चाहे इधर हो या इधर हो, इसके लिए हम लोग कॉन्सिक्यूटिव मतलब को का यूज करेंगे, मतलब हिंदी में इसको सह का यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यदि एंगल एक इधर हो और दूसरा इधर हो, इसके लिए हम अल्टरनेट का यूज करेंगे। किसका? अल्टरनेट का, मतलब एकांतर का। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं फिगर को प्रॉपर ड्रॉ करता हूं, आप बताइएगा। देखो बाबू, जैसे हम नाम दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 और एंगल 6 का बात कर रहे हैं, 3 और 6 का बात कर रहे हैं। बताओ, यह लाइन के एक ही तरफ है ना? इसके लिए क्या यूज करेंगे? कॉन्सिक्यूटिव को, हिंदी में सह। लेकिन हम एंगल 3 और एंगल 5 का बात करें तो ये ट्रांसवर्सल के एक तरफ है और ये दूसरी तरफ है, दो अलग अलग साइड, एक इधर है और दूसरा इधर है। इसके लिए क्या हम यूज करेंगे? अल्टरनेट, मतलब एकांतर। अब इस समझदारी का यूज करके हम एंगल का नाम देना शुरू करते हैं। आप थोड़ा ध्यान से यदि समझे होंगे तो नाम समझना, नाम देना काफी आसान हो गया होगा आपके लिए। मैं आगे बढ़ता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। हाँ, अब देखो तो नाम से बताना है, को इंटीरियर, मतलब एक ही तरफ का, मतलब ट्रांसवर्सल के एक तरफ का। इंटीरियर का मतलब ये दो लाइन है इसके बीच का, कोई दिक्कत नहीं। सह अंतः कोण, मतलब को इंटीरियर एंगल। अब बताओ 3 और 6 को इंटीरियर होगा? देखते हैं 3 कहां है। देखो 3 और 6 ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, इधर है, तो इसलिए इसके लिए क्या यूज किया गया? को। अब बताओ ये दोनों लाइन जो है एम और एन, ये इस लाइन के बीच में है, मतलब इंटीरियर है, अंतः है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? को इंटीरियर, सह अंतः कोण। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 4 और 5, ध्यान से देखो, 4 और 5 यह ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, इधर ही है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही तरफ है। इसके लिए क्या यूज हुआ? को यूज हुआ, मतलब सह यूज हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो लाइन है एम और एन, इसके अंदर है, तो इसके लिए क्या यूज हुआ बाबू? तो अंतः, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मतलब इंटीरियर। क्या यूज हो गया? को इंटीरियर एंगल, सह अंतः कोण। अब समझ रहे होंगे शायद इसको। अब अगला पे आते हैं, को एक्सटीरियर। को का मतलब एक ही तरफ का, और एक्सटीरियर का मतलब बाहर, मतलब ये लाइन है, इसके एक इधर और एक दूसरे तरफ। देखो 2 और 5,
ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, राइट साइड है, इसलिए इसके लिए क्या यूज हुआ, को यूज हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो लाइन है, जो ऐसा लाइन है एम और एन, इसके अंदर नहीं है, बाहर है, एक ऊपर है और एक नीचे है, इसलिए इसके लिए क्या यूज हुआ, बाह्य यूज हुआ, एक्सटीरियर यूज हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सेम 1 और 8 के लिए भी वही है, ध्यान से देखना। 1 जो है इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है, मतलब एक ही तरफ है, इसके लिए क्या यूज हुआ, को यूज हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एम और एन के बीच में नहीं है, एक ऊपर है और एक नीचे है, इसलिए इसमें क्या यूज हो गया, बाह्य, मतलब एक्सटीरियर। पूरा नाम क्या हो गया, को एक्सटीरियर एंगल, सह बाह्य कोण। मैं विश्वास करता हूं आप इस डेफिनेशन को समझ पा रहे होंगे। मैं आगे लेके चलता हूं। देखिए कुछ और डेफिनेशन है। अब अगला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा बताओ, अल्टरनेट का क्या मतलब बताए थे कि यदि ये कोई ट्रांसवर्सल है तो एक राइट साइड होना चाहिए तो दूसरा लेफ्ट होना चाहिए, तब हम क्या यूज करते हैं, अल्टरनेट, मतलब एकांतर। कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखो जैसे एंगल 3 और एंगल 5 का बात कर रहा है, यहां 3 और यहां 5 है, देखो ये ट्रांसवर्सल के एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कैसा हो गया ये, अल्टरनेट, मतलब एकांतर। अब अंदर है कि बाहर है उससे देख लेते हैं। मतलब ये लाइन एम और एन है, इसके अंदर है, एम भी इधर है और देखो ये भी 3 भी इधर है और 5 भी इधर है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इंटीरियर, अंतः। मतलब अब इसका नाम क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब एकांतर अंतः कोण, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 और 6 के लिए सेम प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखो। यदि 4 और 6 देखो, 4 जो है वो लेफ्ट साइड है ट्रांसवर्सल के त्रियक रेखा के, और 6 जो है वो राइट साइड है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां अल्टरनेट वर्ड, एकांतर शब्द वैलिड हो गया। अगला जो है, अब इंटीरियर है या नहीं है, देखो 4 और 6 ये दोनों एम के ये लाइन है, इसके अंदर ही है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इंटीरियर, अंतः, कोई दिक्कत नहीं ना, इंटीरियर यूज हुआ। अब आगे में आते हैं दूसरा को डिफिनेशन पे। अब है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण। तो देखो एकांतर का मतलब तो समझ में आ रहा है, एक इधर और दूसरा इधर। देखो 1 और 7 को देखो, देखो 1 इधर है और 7 इधर है, 1 जो है वो लेफ्ट साइड है और 7 जो है वो राइट साइड है, तो इसके लिए क्या यूज हो जाएगा, एकांतर, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अल्टरनेट। अब बताओ यह एम और एन के अंदर है या बाहर है, देखो ये ऊपर है ये नीचे है, इसके लिए हम एक्सटीरियर वर्ड यूज किए थे, मतलब बाह्य वर्ड यूज किए थे। तो बताओ ये बाहर है ना, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब एकांतर बाह्य कोण। दिक्कत नहीं बाबू। 2 और 8 में भी सेम कंडीशन है, देखो 2 और 8 ये ट्रांसवर्सल के राइट में है और ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये एक ऊपर है और एक नीचे है, मतलब ये बाह्य भाग में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण। अब हम ये विश्वास कर सकते हैं कि हमने जो आपको डिफिनेशन कलेक्ट करके दिया, आप ये प्रॉपर समझ पा रहे होंगे। तो आज जो हम कुछ डिफिनेशन को कलेक्ट किया, ये हमारे लिए इनग्रेडिएंट का काम करेगा आगे जब हम पढ़ेंगे। आपका टॉपिक है कि आप अगले क्लास के लिए पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा के बारे में बुक से या किसी भी और सोर्स से पढ़ के आओगे।